अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। दिस इज अब्दुल कादिर बलोच और आज जो है वो हम बायोलॉजी की ब्रांचेस डिस्कस करने लगे। ठीक है, तो आए आज जो है ना वो ब्रांचेस पढ़ते हैं। सो हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले कुछ ब्रांचेस यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले जो है वो मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बाहर की खासियतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी, यानी शक्ल सूरत की स्टडी। जानदार बाहर से कैसा दिखता है उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। फॉर सपोज कि भाई एक पैरेट है और एक क्रो है। आपको कैसे पता चले कि ये पैरेट है एक क्रो है? क्यों? क्योंकि उसके मार्फोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उसकी बाहर की शक्ल सूरत के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से, बाहर से कैसा दिखता है उसके हिसाब से। तो किसी भी जानदार के बाहर की खासियतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है एनाटॉमी। सो एनाटॉमी क्या है? मार्फोलॉजी का अपोजिट है। यानी क्या होगा इसमें? किसी भी जानदार की अंदरूनी खासियतों की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। यानी वो अंदर से कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हैं, ये सब क्या क्या सब कहलाएगी हमारे पास क्या? एनाटॉमी। तो किसी भी जानदार की अंदरूनी खासियतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात करते हैं। स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके काम क्या है। जानदारों की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का काम क्या है? दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और वो काम करता कैसे है? फॉर सपोज हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, हमारी आईज, इन सब का काम क्या है और ये काम कैसे करते हैं? दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। प्लांट्स के अंदर लीफ, रूट, उनका काम क्या है और वो काम करते कैसे हैं? दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी का दूसरा नाम है सेल बायोलॉजी। क्या? सेल बायोलॉजी, यानी सेल की पढ़ाई करना। आपको पता है सेल किसे कहते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तमाम जानदारों का बेसिक यूनिट क्या है हमारे पास? सेल। और सेल तमाम जानदारों का बेसिक यूनिट है। तमाम जानदारों का स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है और फंक्शनल यूनिट भी यही है। तमाम जानदारों की बेसिक चीज भी यही है। तमाम जानदार किसके बने हुए हैं? सेल के। तो सेल की जब स्टडी करेंगे तो किसमें करेंगे? साइटोलॉजी में। और सेल साइटोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? सेल बायोलॉजी। ठीक है। अच्छा, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की डिस्कवरी, सेल की टाइप, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की डिवीजन, हर चीज जो सेल से रिलेटेड है वो किसमें पढ़ेंगे? साइटोलॉजी में। वेल डन। अच्छा, देन हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज की। अरे वो टिश्यू नहीं, टिश्यू पेपर की बात नहीं कर रहे, टिश्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन से टिश्यूज होते हैं? टिश्यूज कहते हैं सेलों के ग्रुप को, सेलों के मजमूए को। जब बहुत सारे सेल मिलकर एक ही काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। और टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है हमारे पास? ये सब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टिश्यू। और टिश्यू की स्टडी क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। ठीक है। तो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू किसे कहते हैं? वैसे डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क। सेलों का ग्रुप जो मिलकर एक ही काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, तो टिश्यू की स्टडी, टिश्यू की पढ़ाई हिस्टोलॉजी कहलाती है। देन हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट, द सिस्टम, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। जानदारों की ग्रुपिंग करें, उनकी दर्जाबंदी करें, उनकी अरेंजमेंट करें, जानदारों की तरतीब दें, तो ये क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। फॉर सपोज ये वर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट, ये ब्रियोफाइट्स, ये ट्रेकियोफाइट्स। ठीक है। ये सारे क्या? ये क्या है? क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन, ये प्लांट्स और ये एनिमल्स, ये सारी क्या है? क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है किसमें? टैक्सोनॉमी में। अच्छा, इसके अलावा साइंटिफिक नेमिंग, साइंसी नाम रखे जाते हैं, वो भी किसमें रखे जाते हैं? टैक्सोनॉमी में। तो ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। और इस ब्रांच में हम जानदारों के साइंटिफिक नेम रखते हैं। जैसा कि आपका और मेरा नाम क्या है? होमो सैपियन। क्या है? होमो सैपियन। तो ये क्या है? साइंटिफिक नेम है। और ये साइंटिफिक नेम वाला जो तरीका है, कैसे नाम रखते हैं, तो ये सब किसमें पढ़ा जाता है? टैक्सोनॉमी में। देन अपन स्टडी करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है?
द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जानदारों का बेजान माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी, या इसका दूसरा नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। क्या? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी में, इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि जानदारों का बेजान चीजों के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप बोलेंगे कैसे? एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर हम जानदार हैं लेकिन हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हमारा हवा के साथ, हवा बेजान है उसके साथ रिलेशनशिप हो गया। मछली जानदार है लेकिन पानी में रहती है, उसका पानी के साथ रिलेशनशिप है। इसी तरीके से प्लांट है, प्लांट को सूरज के साथ ताल्लुक है, मिट्टी के साथ ताल्लुक है, पानी, हवा, मिट्टी, टेम्परेचर, दर्जे हरारत, ये सब चीजें क्या है? बेजान चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जानदारों का इनके साथ रिलेशनशिप है। जानदारों का जानदारों के साथ और जानदारों का बेजान चीजों का साथ भी रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं या एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच लिखी गई है जिसका नाम है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, याद रखिएगा, हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी यानी विरासत, विरसा, विरासत की स्टडी, यानी विरासत जो हमें वालदेन से मिलती है, यानी वालदेन से औलाद की तरफ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, नस्ल की तरफ जो खासियतें मिलती हैं, जो विरासत मिलती है, उनकी स्टडी। अच्छा, ये विरासत वो नहीं है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये गाड़ी दौलत मिलकर चेहरे वो में विरासत में मिली है, वो वाली विरासत नहीं। विरासत यानी खासियतों की विरासत, कैरेक्टर्स की विरासत, दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी वालिदैन से औलाद की तरफ जो खासियतें गई। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो किसी खानदान में अगर बड़े कद के लोग हैं तो पूरे खानदान में कोई लोग बड़े बड़े हैं, अगर छोटे कद के लोग हैं तो पूरे खानदान में छोटे छोटे, किसी के बाल कर लिए हैं तो पूरे खानदान में कर लिए हैं, अगर किसी के स्मूथ है तो पूरे खानदान में स्मूथ है। तो ये है कैरेक्टर्स जो कहां से आते हैं? हमें वालिदैन से मिलते हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होते जाते हैं। तो उन हेरिडिटी की स्टडी की जाए, उन विरासत की स्टडी की जाए, जो उन खासियतों की स्टडी की जाए जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाते हैं, बीमारियां भी जाती है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। अच्छा, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स और हेरिडिटी और जीन्स की स्टडी भी किया जाता है। जीन्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का, यानी विरासत जो जाती है वो किसमें जाती है? जीन्स में। हर जीन में कोई ना कोई खासियत छुपी भी होती है, सही है। तो खासियत जो जाती है उसको लेकर जाने वाले कौन होते हैं? जीन्स होते हैं, सही है, जो वालिदैन से औलाद की तरफ जाते हैं। तो किसी भी वालिदैन से औलाद की तरफ जो भी हेरिडिटी जाती है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं, उनकी स्टडी कहलाती है हमारे पास जेनेटिक्स। अच्छा, याद रखिएगा इसके फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। प्यार से हम इनको मेंडल के नाम से पुकारते हैं, मेंडल, सही है। तो ये इसका फादर है। अच्छा, इसने हेरिडिटी के लाभ वगैरह दिए थे। सेकंड वन में हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। आप पूछेंगे सर पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो जानदार है जो किसी और के साथ, ये समझो कि पैरासाइट है, ये वो पैरासाइट है, ये वो जानदार है जो किसी और के साथ रहता है, इसके साथ ये रहता है, ये इसमें से फायदा लेगा, ये पैरासाइट इसमें से फायदा लेगा, ये पैरासाइट है। और ये क्या है जिससे फायदा लेगा? वो क्या है? होस्ट। पैरासाइट जिस जानदार के साथ रहता है, होस्ट के साथ रहता है, उससे फायदा हासिल करता है और उल्टा उसको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे जानदार को अपन क्या कहते हैं कि ये क्या है? पैरासाइट है। यानी आप सिंपली कह लें मुफ्तखोर, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ऐसे जानदार को अपन क्या कहते हैं? पैरासाइट। और पैरासाइट नमक हराम है, जिसके साथ रहता है उसी का नुकसान करता है। ये पैरासाइट अपने जो होस्ट है जिसके साथ रहेगा उसको हम होस्ट कहते हैं, सही है, ये खुद पैरासाइट है। तो फायदा किसको होगा? पैरासाइट को। नुकसान किसको होगा? होस्ट को, ठीक है। और इन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म इन दोनों के रिलेशनशिप को कहते हैं, यानी पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप, पैरासाइट प्लस होस्ट का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइट की स्टडी करें, वो किस तरीके से अपने होस्ट के अंदर रहता है, वो किस तरीके से अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, किस तरीके से उससे फायदा लेता है, ये सब चीजें अपन किस में करेंगे? पैरासाइटोलॉजी में, सही है। हमारे पेट के अंदर कीड़े होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे साथ रह रहे हैं, तो ये क्या है? पैरासाइट है। वायरस क्या है? पैरासाइट है। बैक्टीरिया बहुत सारे क्या है? पैरासाइट है। फंजाई भी बहुत सारी क्या है? पैरासाइट है, जो किसी और के साथ रहती है, उससे फायदा हासिल करती है और उसको
नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे जानदार को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। अच्छा, देन फार्माकोलॉजी, फार्मा लफ्ज इस्तेमाल किया होगा, आप लोगों ने सुना होगा, फार्मास्यूटिकल स्टोर्स, ठीक है। फार्मा किसे कहते हैं? यानी ड्रग्स, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की स्टडी करें। तो आप सोचेंगे सर ड्रग्स क्या है? तो भाई ड्रग्स आपके घर में दो चीजें आ रही होंगी, एक तो नशे वाली चीजें वो भी ड्रग्स है, और जो अद्वियात वगैरह है वो भी क्या है? ड्रग्स है। तो ये दोनों ड्रग्स ही हैं, ठीक है। तो ड्रग्स की स्टडी क्या कहलाती है? फार्माकोलॉजी। अच्छा, ड्रग कहते किसे हैं? ड्रग वो केमिकल है जो बॉडी के फंक्शन को मॉडिफाई कर दे। ड्रग्स आर केमिकल्स दैट मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। केमिकल्स हैं जिनका काम क्या है? बॉडी के फंक्शन को मॉडिफाई कर लें, दैट मॉडिफाई द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के फंक्शंस को क्या कर दें? मॉडिफाई कर दें। जैसे कि कोई भी नशे वाली चीज है वो भी क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर हमारे फंक्शंस को मॉडिफाई कर देती है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, प्लेजर मिल जाती है, ये सारी चीजें। और जो दवाइयां वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं वो भी ड्रग्स हैं, क्योंकि ये जब अपन लेते हैं तो बॉडी में जो काम हो रहा होता है उसके इफेक्ट को वो क्या कर रहे हैं? चेंज कर देती हैं। तो उन सारे केमिकल्स को जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उन सारे केमिकल्स को अपन नाम देते हैं ड्रग्स का। और ये नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, मजीद इसको आगे हम जो है वो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में, और इनका इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक। इसमें मैंने बता दिया नशे वाली चीजें भी आ गई, ठीक है, तंबाकू वगैरह, इसके अलावा दूसरी भी जो नशे वाली चीजें हैं वो, और प्लस में हमारी जितनी भी दवाइयां वो सारी की सारी क्या है? ड्रग्स है। अच्छा, उसके बाद पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? फोसिल्स के बारे में, फोसिल्स के बारे में। और फोसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द रिमोट पास्ट, यानी वो जानदार जो बहुत पहले रहते थे अब नहीं है। आपके जहन में एक चीज आ रही होगी फौरन, डायनासोर, सुना है ना? डायनासोर जो बहुत पहले रहते थे लेकिन अब नहीं है, कहां गए? खत्म हो गए। अब डायनासोर की कोई भी चीज हमें मिलती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी हड्डी मिलती है, उसके अंडे मिलते हैं, उसके पैरों के निशानात मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फोसिल। और उसी फोसिल की स्टडी क्या कहलाएगी? पैलियोंटोलॉजी। यानी पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? फोसिल्स के बारे में। तो फोसिल्स वो जो है वो क्या है? वो जानदार जो खत्म हो गए, उनकी कोई भी बची हुई चीज होती है, हड्डियां है, पैरों के निशान है, कुछ भी है, तो वो क्या कहलाएगी? फॉसिल्स। और फॉसिल की स्टडी क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी। ऐसे यहाँ पर एक और चीज, फॉसिल्स, अगर हमारे पास प्लांट के फॉसिल्स हैं, प्लांट का फॉसिल मिला है, तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? पैलियोबॉटनी। क्या कहलाएगी? पैलियोबॉटनी। अगर इसी तरीके से हमें एनिमल का फॉसिल मिलता है, अगर हमें एनिमल्स का फॉसिल मिलता है तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? पैलियोजूलॉजी, सॉरी, पैलियोजूलॉजी। यानी हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? एनिमल फॉसिल की और प्लांट फॉसिल की। पैलियोबॉटनी प्लांट फॉसिल और पैलियोजूलॉजी एनिमल फॉसिल्स। क्लियर है? फॉसिल्स की स्टडी, उनकी उम्र मालूम करते हैं, ये सब चीजें जो है वो फॉसिल्स की स्टडी में किया जाता है, यानी पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब किसकी स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बारे में, और खास तौर पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनसे हमारा सेल बना हुआ है, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब के सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस पे क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का फंक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का फंक्शन, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी इफेक्ट्स। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर वो मॉलिक्यूल कम होगा तो क्या होगा, तो उनके इफेक्ट्स, ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्लियर? चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, डीएनए हो, आरएनए हो, कुछ भी। देन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी की, पता है? इसमें क्या किया जाता है? जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिससे फायदा इंसान को हो। जानदारों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल किया जाता है जिससे फायदा किसको हो? इंसान को हो। और वो टेक्निक यूज हुई है उसमें,
तो ऐसी ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें क्या कर रहे हैं, जानदारों को इस्तेमाल किया, खासतौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया वगैरह को इस्तेमाल किया, फंजाई को इस्तेमाल किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, उनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि उससे फायदा इंसान को हो। बड़ी से बड़ी मिसाल आपको दे देता हूं, सबने सुनी होगी, इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन जो है वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन अब जो ग्लूकोज है, सॉरी इंसुलिन है, वो कौन बना रहा है, बैक्टीरिया बना रहा है। सोचने की बात है, वो जानदार जो बहुत छोटा है, हमें नजर ही नहीं आता, ठीक है, बहुत छोटा जानदार है बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है। सोचने वाली बात है ना। तो कैसे टेक्निक यूज की है बायोटेक्नोलॉजी वालों ने, कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया हमारी चीज बनाने के लिए। फायदा किसको हुआ, हमें फायदा हुआ। तो ये क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स और भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिससे फायदा इंसान को हो। अच्छा, देन बायोसोशियोलॉजी। बायोसोशियोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि सोशल बिहेवियर की स्टडी करेंगे, किसकी, जानदारों का जो सोशल बिहेवियर है, समाजी बिहेवियर, जानदारों का सोशल बिहेवियर, समाजी रवैया एक दूसरों के साथ, ठीक है, समाजी, क्योंकि हम क्या है, सोशल एनिमल्स हैं। तो जानदारों का जो सोशल इंटरेक्शन होता है, आपस में जो ताल्लुक होता है, समाजी जो रवैया होता है, राब्ता होता है, सोशल जो उनका बिहेवियर होता है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है हमारे पास, बायो सोशियोलॉजी। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन है हमारी, कौन सी, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। दो डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसा कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो आप सोचेंगे सर एम्ब्रियो क्या है, तो एम्ब्रियो क्या है, प्रीमेच्योर बेबी या इमेच्योर बेबी, ठीक है, जो अभी मां के पेट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एम्ब्रियो है। और इसी एम्ब्रियो की स्टडी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। दूसरी डेफिनेशन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, यानी यही सेम चीज है, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस दैट अकर्स आफ्टर अकर्स इन जायगोट अप टू एन एडल्ट। जायगोट में डेवलपमेंटल चेंजेस आए, डेवलपमेंट समझते हैं, तरक्की, डेवलपमेंटल चेंजेस आए, आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त तक चेंजेस आए जब तक वो एक मुकम्मल एडल्ट नहीं बन जाता। जब तक वो मुकम्मल एडल्ट नहीं बन जाता तब तक जायगोट के अंदर चेंजेस आती रहती हैं। उन चेंजेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये है स्पर्म और ये है एग, स्पर्म और एग, ये एग आया हमारे पास, ये स्पर्म आया हमारे पास मेल से और एग आया हमारे पास फीमेल से, ठीक है। ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना, जायगोट। ये पहला सेल है, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल है, कौन, जायगोट। ये फर्स्ट डिप्लॉयड सेल है, मैं बाद में बताऊंगा कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड ये चीजें क्या है। फर्स्ट डिप्लॉयड सेल है जिससे लाइफ स्टार्ट हुई है। जायगोट के अंदर फिर चेंजेस आएंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से सेल डिवाइड होते जाएंगे। तो जब ये जायगोट के बाद वाली जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियो। और ये चेंजेस आती जाएंगी और वहां तक आती जाएंगे जब तक एक मुकम्मल जानदार नहीं बन जाता। तो जायगोट से लेकर एक मुकम्मल जानदार के बनने तक जितनी भी चेंजेस आई उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जायगोट के बाद जो चीज बनी वो क्या है, एम्ब्रियो। जायगोट के बाद जो चीज बनी वो क्या है, एम्ब्रियो। और उसी एम्ब्रियो की स्टडी करें तो एम्ब्रियोलॉजी, या अगर डेवलपमेंटल चेंजेस की बात करें यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी जायगोट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है, 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से फिर सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम पूरा बनता गया। फॉर सपोज मां के पेट में हम क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं। क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं। जायगोट से लाइफ स्टार्ट हुई, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बना, फिर हम मां के पेट में पूरा हमारा एम्ब्रियो ही होता है, सही है। फिर मुकम्मल जानदार के बनने तक, यानी मुकम्मल हमारे बनने तक, जायगोट से लेकर मुकम्मल बनने तक जितनी भी चेंजेस आए उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी ब्रांचेस, जेनेटिक्स, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पेरिएंटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसोशियोलॉजी एंड लास्ट वन एम्ब्रियोलॉजी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर, थैंक यू।